हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गोदान, जिसके कि हमने 4 भाग हैं वो पढ़ लिए हैं 3 क्लासों के माध्यम से। यदि आपने क्लास नहीं ली है तो आप जाइएगा। थोड़ा सा एक निवेदन है कि अपने काफ़ी व्यस्ततम समय में से दोस्तों क्लास निकाल करके आपके लिए मैं डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा यदि आपको मेरी मेहनत है पसंद आ रही हो, रात को 2 बजे 3 बजे 12 बजे, तो आप थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दीजिए और पूरा क्लास को देखा करें। आपको ये उपन्यास आपने देखा पूरी तरह से, ऐसे ही और भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, मैं अभी 4 क्लासों की आपको समरी है वो बता देता हूँ जल्दी से। पहले भाग में हम देखते हैं कि होरी है राय साहब से मिलने जा रहा है। धनिया उससे जलपान की कहती है, लेकिन होरी मना कर देता है। वो कहता है कि भाई हमें जाना तो पड़ेगा भले ही कुछ नहीं मिले, क्योंकि जब तक अपनी गर्दन दूसरों के पाँवों के तले दबी हो तब तक दूसरों के पैरों को सहलाने में ही कुशलता है। इसके बाद वो चलता जाता है, लोग वाग राम राम करते हैं और वो अपने राय साहब से मिलने के ढंग को इसी का प्रसाद समझता है कि ये लोग मुझसे राम राम कर रहे हैं। खलेटी में आ जाता है, भूला से उसकी बातचीत होती है, जहाँ पर एक गाय की मन लालसा उसके मन में रह जाती है। भूला के ब्याह को निश्चित करने के कारण भूला कह देता है कि तुम ये गाय लेनी है तो मैं ले लेना, लेकिन तुम मेरा एक काम करवा दो, रुपए वाले पीछे दे देना। इसके बाद में वो राय साहब से मिलने चला जाता है। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं, होरी बेलारी गांव में रहता है। जिसमें राय साहब कह रहे हैं कि अब की बार धनुष यज्ञ में हमें 20,000 रुपये चाहिए कम से कम, और तुम्हारे गांव से मुझे 500 की आशा है। अब की बार राजा जनक का माली तुम्हें बनना पड़ेगा। और वो बड़े बड़े आदर्शों की, अपनी नीति ज्ञान की बातें बखारते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी कलाई खुल जाती है। हुरी को चिंता हो जाती है कि राजा साहब ने क्या है मुझसे कह दिया है तो मुझे शकुन तो देना ही पड़ेगा, खाली काम नहीं चलेगा। उसे शकुन की चिंता होने लगती है। इसके बाद तीसरे पार्ट में जैसे ही वो आता है, तीनों बच्चों को खेत में काम करते हुए पाता है, वहाँ तीनों में बातचीत होती है, घर ले जाता है और घर पर राय साहब के बारे में और उनके बारे में कि भाई राय साहब हैं वो क्या है, जो गोबर है उसका विद्रोही वचन है वो निकलते हैं। इसके बाद में उसे पता चलता है कि भूसा निकाल करके रख दो, गोबर आज मत जा। कि क्या बात है कि गाय की ऐसी बात है कि तुम भूसा देते फिरते हो। तब वो अपनी सारी बात बताता है भोला से जो हुई। तो भोला मैं तो आता है, लेकिन धनिया है पहले तो विद्रोह करती है, लेकिन होरी भोला के द्वारा उसकी प्रशंसा की बात कहता है कि भोला तो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। धनिया फूली नहीं समाती है और वो अच्छा सा खातिरदारी करती है। इसके बाद में भोला और उसके दोनों गोबर और होरी 3 खांचे लेकर के भूसा जाते हैं। उन दिन बातचीत होती है, दोनों अपने अपने घर का रोना रोते हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा है, बड़ा बेटा दूध ले जाता है लेकिन आधे ही पैसे देता है। छोटे बेटे को गाने गाने बजाने का शौक चढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुएं कोई लखन की नहीं है, जब से मेरी औरत मरी है तब से घर की बरकत है वही उठ गई। एक छोटी बेटी है झुनिया, उसका जो पति है बम्बई में दूध की दुकान करता था, लेकिन मुसलमान ने चाकू मार दिया और तब से उसको मैं यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके बाद घर पहुँच जाते हैं, चिलम पीते हैं, रस बना करके लाती है, पानी लेकर के आती है। तभी गोबर का झुनिया के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है और दोनों में नैन मटक्के होते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमारा तीसरा जो पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। चौथे पार्ट में हम देखते हैं कि होरी है वो सोया हुआ है और वो सोच रहा है कि भाई गाय आएगी। भोला कह देता है कि भाई तुम अगले दिन गाय ले जाना। तो होरी सोचते सोचे गाय के बारे में कल्पनाएं कर रहा है, क्योंकि उसके मन की चिर संचित अभिलाषा है। वो सोचता है कि गाय आएगी तो नाद भी गाड़नी पड़ेगी, नहीं भीतर बांधूंगा, बाहर देखने पे नज़र लग जाती है। राय साहब के लिए भी यहाँ पर दूध पहुँचा दूंगा, अपने भाइयों के यहाँ भी पहुँचा दूंगा, रुपया पी लेगी और सोना पी लेगी, गोबर भी क्या है शेर भर तो उसके लिए चाहिए। इस तरह की वो कल्पनाएं कर रहा है। तभी तभी वो देखता है कि सुबह हो गई है और गोबर है वो जन जगह है जन नहीं जगह है। तो वो जाता है, गोबर आंख मलते हुए आता है। वो कहता है कि भाई तू गाय को ले आ।
वो बोलता है कि तुमने नाद गाड़ दी क्या? वो कहता है जब तक गाय नहीं आएगी तब तक मैं नाद गाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता लोग हंसें। तो इस तरह से वो नाद नहीं गाड़ता है कि वैसे ही बेफालतू बदनामी होगी। अब अभी क्या पता कि भूला का मन है वो फिर जाए। तो गोबर कहता है कि ऐसे कैसे नहीं देगा, और वो लट्ठियाँ लेकर के भूला के घर के लिए चल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई सामने होरी के एक बांस वाला है जिसका नाम है दमड़ी बसोर। वो खड़ा हुआ है। वो क्या है, बांस वगैरह ले जाता है, कुर्सी वगैरह टोकरियाँ बनाने के लिए। तो वो कहता है कि भाई कितने में बांस दोगे? तो वो कहता है कि 25 रुपये सैकड़े के हिसाब से तुम्हारे लिए मैं बांस दे दूंगा। वो कहता है कि इतने नहीं लूँगा भाई, ये तो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो 25 रुपये में सौदा हो जाता है, दोनों में बातचीत होती है। दमड़ी बसोड़ कहता है कि तुम्हारे बीच में बांसों का बांस वगैरह है ये बट गए होंगे। वो कहता है बढ़ तो गए भाई, अपना तो क्या है, किसी की भी नीयत नहीं है खाने की। अपने भाइयों को जो भी है सब दे दिया, उनका खाने से क्या पता है। अभी मैं तुमसे 25 कह के 20 की कह दूं और कुछ रुपए अपने लिए दबा लूं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब दमड़ी बसोड़ है, उसके लिए क्या मिल गया, उसके लिए तरकीब मिल गई। वो कहता है कि तुम भले ही 15 की कह देना, मैं 20 में तुमसे दाम ले लूँगा, लेकिन तुम 15 कहो तो मैं क्या है 20 के पैसे तुमको दे दूंगा, तुम्हारे लिए तो वही 5 रुपये का फ़ायदा है। इस तरह कह कर के वो बांस काटने लगता है। तभी होरी का जो भाई है हीरा, उसका यहाँ पर जिक्र आता है, हीरा है वो उसकी जो पत्नी है उसका नाम है पुन्नी। और वो पुन्नी अपने लिए कलेऊ लेकर के जा रही है, सुबह का दलिया वगैरह जो भी है। हीरा है वो हल चला रहा है खेत पर। तो उसके लिए वो देखती है कि भाई बांस काटे जा रहे हैं। वो उससे कहता है कि कौन यहाँ पर बांस काट रहा है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में जो बसोड़ है वो उसको धक्का दे देता है। फिर वो उसे चप्पलों से पीटने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी होरी आता है। होरी को लगता है कि भाई दमड़ी बसोड़ ने इससे क्या है छेड़खानी करी है, इसको कुछ कहा है, इसके हाथ वाथ लगाया है। तभी वो क्या है दमड़ी बसोड़ को लात जमा करके लगाता है कि तू ऐसे निकल जा। अभी क्या है न्यारे हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कैसे भी कुछ भी करेगा। अभी तक जो भी गलत नज़र से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो इस प्रकार वो कहता है, लेकिन चरौरी करता है, लेकिन होरी को विश्वास नहीं आता है। तभी क्या है, इस बात को कोई जाकर के हीरा से कह देता है कि भाई तुम्हारी और उसकी क्या है, उसकी लड़ाई हो रही है, दमड़ी बसोड़ की और तुम्हारी बहू की। तो हीरा है वहाँ से आ जाता है और दोनों और उसको पीटने लगता है कि भाई जब भाई ने 15 रुपये में दाम फिक्स कर दिए तो तू क्यों उसका हाथ रोकने लगी। लेकिन उन दोनों में लड़ाई होती है। वो उसको भरा पूरा कहती है। वो कहता है तेरे हैजा हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, और तेरी क्या करे तुझे कोड़ हो जाए, तेरे हाथ पांव कट के गिर जाएं। और उसको हीरा और पीटता है। बड़ी मुश्किल से दमड़ी बसोड़ कहता है कि रुक जा भाई, लेकिन वो नहीं रुकता है। होरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तब जा के हीरा रुकता है और उसको वापस उसको कहाँ ले जाता है, खेत पर ले जाता है। इसके बाद दमड़ी बसोड़ है वो हीरा में, होरी में और उसमें बातचीत होती है धनिया में कि भाई तुम क्यों रोकने चले। और वो हीरा जाते जाते कह जाते भाई तुम 15 रुपये में काट लो, क्योंकि तो उसने 15 रुपये ही बताए थे और सौदा हुआ था 20 में। 5 रुपये का आधा यानी 2.5 रुपये होरी खुद रखने के पक्ष में था। इसके बाद में दमड़ी बसोड़ आकर के कहता है कि भाई बांस कट गए, मैं कल ले जाऊंगा, ये तुम्हारे रुपए रहे। 7.5 रुपये वो पटक देता है। होरी कहता है कि 2.5 रुपये और ज़्यादा हो गए। वो कहता है 15 में सौदा तय हुआ था, हीरा कह के गया है। उसके मन में अब खोट आ गया था कि अब होरी है वो बता तो सकता है नहीं किसी को, अब मैं जो 15 रुपये है वही दे जाऊँ। तो 2.5 रुपये का यहाँ पर तो होरी को लगता है जैसे वो कितना बेईमान है। धनिया आकर के रुपये उठाती है और वो कहती है कि भाई तुम क्यों कहोगे, जब भाई ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो तुम क्यों कहोगे। इस प्रकार की बातें करते हुए वो रहते हैं। और धनिया उसको बरा बरा क्या है फटकारने लगती है कि भाई चुपचाप हो रही है वो सुनता रहता है। इससे बच कर के वो हो रही है कुदाल लेकर के जाना चाहता है। लोगों कहती है अब कहाँ जाओगे, अब तो क्या है काफ़ी टाइम हो गया है, सूरज चढ़ गया है, अब तुम ऐसा करो नहा धो लो और कले वो रोटी पानी है वो तैयार है। ठीक है। इसके बाद और भी थोड़ा बहुत वो आती है। इसके बाद में
वो कहता है कि गोबर अभी नहीं आया, वो कहते हैं कि सांझ को आएगा। इसके बाद में रूपा है, वो होरी के पास में आती है और वो कहती है कि भाई सोना मुझसे यूँ कर रही है, मैं ही सारे गांव का गोबर मेरे सारे गाय का गोबर है वो पाथूंगी। तो रूपा कहती है कि भाई नहीं, मैं भी पाथूंगी। तो होरी उससे कह देता है कि तू भी पातना। इस प्रकार कहकर के वो दोनों बाग में चली जाती हैं। ठीक है, वहाँ से जो पके हुए आम हैं गिर जाते हैं उनके लिए। इसके बाद में सांझ हो जाती है और वो अपनी सोचता है कि सबके ऊपर क्या है, कर्ज है। अपने दोनों बेटों के गोबर की ब्याह करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले सोचता है कि सोना लड़की है, उसका ब्याह सबसे पहले ज़रूरी है। तो गोबर का ब्याह तो पीछे हो जाएगा, लेकिन बेटी का ब्याह नहीं हुआ तो सारा गांव हंसेगा। इसके बाद में सोना और रूपा आती हैं कि भाई है वो गाय लेकर के आ रहे हैं, और गाय लेकर के आ रहे हैं। तो धनिया और हुरीम कहती है कि भाई तुम जल्दी से नाद नाद गाड़ दो, और मैं जब तक क्या बनाती हूँ, घोल बना लेती हूँ गुड़ और उसका। और वो एक कलावा लेकर के अपनी साड़ी का टुकड़ा लेकर के उसको क्या है फाड़ करके उसके गले में पहना देती है। सारे गांव के लोग आते हैं, दाता दीन भी अपनी आंखों से परखते हैं गाय को, और वो कहते हैं गाय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगली ब्यात में तुम्हें 100-100 रुपये तो क्या है इसके बैलों के मिल जाएंगे। 5 सेर 6 सेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। तो होरी है वो फूले नहीं समाता है, लेकिन धनिया है वो समझ जाती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़िया हो गई, ये हो गई है। इसके बाद में सारा गांव में खुशी है, सारे गांव में पता लग जाता है। उनमें दोनों में बहस भी होती है। होरी कहता है कि मैं तो बाहर गाड़ूंगा, वो कहती है नहीं, बाहर नज़र लग जाएगी, भीतर ही आंगन में वो गड़वा के मानती है। इसके बाद में होरी कहता है कि भाई सारा गांव आया गाय देखने के लिए, लेकिन अपने दोनों भाई नहीं आए। तो वो कहती है कि कोई बुलाने नहीं जा रहा है। लेकिन होरी है वो तेल लेने के लिए चली जाती है सहुआइन के पास में। होरी है उसे भाइयों से क्या है अपना प्रेम है, वो कहता है भाई नहीं आए मैं तो उन्हें बुलाने जा सकता हूँ। वो अपनी बेटी को भेजता है रूपा को कह करके कि भाई तू चले जा। वो कहती है कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जा रही। तो लेकिन कैसे भी भेजता है, लेकिन जो धनिया है उसको पकड़ के ले आती है। तब होरी खुद ही जाता है और दोनों भाइयों को बात करते हुए सुनता है। हीरा कहता है कि भाई पहले की दवा कमाई हुई है, साजे की जो क्या है एक कमाई है जो अब गाय के रूप में निकल रही है। लेकिन शोभा है वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, भैया ने हमारे लिए पूरा खरा हिसाब किया था और गाय बहुत बढ़िया है, सारा गांव तारीफ कर रहा है। हीरा कहता है कि ऐसा भगवान घर में अंधेर नहीं है, बहुत ज़्यादा हुआ, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इस प्रकार की बातों को होरी सुन लेता है और उसके मन है वो कटुता से भर जाता है और वो वापस लौट आता है। इस बात को धनिया से कहता है। धनिया रणचंडी होकर के वहाँ लड़ने पहुँच जाती है। हीरा और धनिया की लड़ाई होती है जिसमें सारे गांव के लोग आ जाते हैं। और हीरा कहता है कि मैं तुझे जूतों से बात करूंगा, तेरे जूते। तो हाँ धनिया कहती है अब मैं जूते खाकर ही जाऊंगी। लेकिन होरी है वो पहुंच जाता है और इस तरह लड़ाई होकर के होरी उसको खींच करके लाता है। यहाँ तक की कथा है हमने सुन ली है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे की जो कथा है वो सुनने वाले हैं। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। अहिराने यानी जो भोला का गांव है। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता, अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, तुम काहे को यहाँ कभी आओगे। एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल ना लग जाएं उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन ना पाकर उसका कौमार्य उसके गले में चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भावियों के व्यंग्य और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी की तरह जानवर की तरह यौवन जाग गया। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए,
झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय ना समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मगनी की चीज हो, उसमें टिकाव ना था, समर्पण ना था, अधिकार ना था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। तो ये लाइन आपसे आ सकती है कि वह केवल जुगनू की चमक नहीं बल्कि दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। किसके बारे में कहा गया है, झुनिया के बारे में। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रशकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। यानी कृषक की बालिका थी तो अभी तक क्या है वो अपने आप को बचाए हुए थी। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो द्वार द्वार क्यों घूमे। झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया, मेरे पास क्या है झुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा, मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद उसके रोम रोम में पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा, झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे। बिरादरी का झंझट जो है सारा गांव काँव काँव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है, और गांव क्यों छोड़ें। माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दीन दांत कटकटा कर रह गया। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली और किसी ने क्या कर लिया। उसका जितना आदर मान था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए विवाह के लिए जाति कितनी जरूरी है। जातिगत जो विडंबना है उसको यहाँ की उसकी उसको उधेड़ रहे हैं प्रेमचंद जी कि बड़े बड़े लोग तो क्या है कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ये समाज का ढकोसला, जातिवाद का ढकोस, ये क्या है गरीबों के सर पर ही आकर के मरता है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रौब तो था ही, महाजनी का रौब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया जुनिया दिल लगी ना कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना की खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके हो कैसे जानूं, तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो, तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। तो झुनिया है वो इस तरह की जान चाहती है। वो चाहती है कि भाई ऐसे तो उसे पता है कि भाई लंपटबाजी करने वाले तो क्या है बहुत मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन वो क्या है अपना जीवन वो बहुत ही समझदारी की सोच में है कि अपना जीवन निवाह करने के लिए मुझे क्या है विवाह करना पड़ेगा, क्यों ऐसा करने से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं होने वाली। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुँह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी,
दूसरे हाथ में उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झूना, मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया विश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो हंसी खाली हंसी बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर और रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन यानी नज़र से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया हो। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं उम्र भर, बल्कि उससे जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सबके सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। तो देखिए क्या है, वह मुझे गधी बनाते हैं, ये आपका यहाँ से आ सकता है। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा, वह मर जाए तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ, सबसे हंसती बोलती फिरूं। ना रुपए की भूखी हूँ, ना गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नैबते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई है और मेरी ओर दो पग और बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से ना जाने पाओगी जूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह की समाज की धज्जियाँ हैं प्रेमचंद उखेड़ रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, रसूखदार जो लोग हैं, उनके लिए ना तो कोई जाति मैटर करती है, लेकिन उन्होंने गरीब लोगों के लिए समाज के नाम पर उन्होंने जातियां बना रखी हैं। और प्रेम विवाह करने से पहले दो युवकों के मन में, एक युवक एक युवती, दो लोगों के मन में किस तरह की बातचीतें होती हैं उसका विवरण भी यहाँ पर ये दे रहे हैं। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोदकर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा, लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में ना रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उसे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन रखने को कह दिया, मैं 50 रुपये लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथों में देने लगा। जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए, द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी, हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़ कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी, किवाड़ खोल करके भागी। गोबर ठट्टा मार कर बोला, अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी अपने बैठक में, सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं। पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो।
तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता ना छोड़ेंगी। मुझे भी उन पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे। खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। ना जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं वो तो क्या होते हैं, निरे लंपट होते हैं। अभी आप देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या कौन कौन सी फाइल खुल रही है और बड़े बड़े लोगों के क्या किस तरह के नाम आ रहे हैं। तो यहीं पर देखिए प्रेमचंद जी कितनी गहरी मनोविज्ञान की समझ रखते थे, कितना उनको समाज के स्तरों का ज्ञान था, ये हमें पता चल रहा है। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निवाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थीं, कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर, तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचें वह, गावें वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। तो देखिए किस ज़माने में 1936-35 के ज़माने में भी क्या कर रहे हैं कि भाई लड़कियां क्या है पढ़ने की। तो जो लड़की पढ़ने लग जा रही है वो क्या कर रही है, उसमें अपनी स्वतंत्र सोच विकसित हो रही है और कलाकारी में कर रही है, और वो ब्याह के लिए नहीं कर रही। तो आज की जो स्थिति देख रहे हैं वही स्थिति देखिए क्या है। जबकि उस समय बड़ी बात थी कि भाई ऐसा। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलचर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक्सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। तो देखिए कैसी उस समय की सोच में भी आज के ज़माने का क्या मिलता है। पर लगता ही नहीं है कि ये उपन्यास आज से 100 साल पुराना हो चुका है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने लपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में यही नहीं आता कि किसी का रोज़ रोज़ मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। तो देखिए हर आदत में यही है कि आप मन को जिस तरह से बनाएंगे। आप एक एक शादी करते हैं एक पत्नी पे या एक आपकी तो उस पर यदि आप मन लगाते हैं तो उसी तरह का हो जाता है, और यदि आपको उस तरह की आदत पड़ जाती है तो मन उसी तरह का हो जाता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज़ रोज़ की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेइज्जती करूं तो भगवान इसे इससे बचाएं।
एक के साथ मोटा झोटा खा पहन कर उम्र काट देना, बस यही तो अपना बस यही तो क्या है, राग, यानी यही क्या है, प्रेम है। बहुत करके मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं, बहुत करके। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या स्थिति, कितनी गहरी गहरी बातें चल रही हैं दोस्तों, जो आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। बहुत करके मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी, सीधी सी बात है। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर के सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते थे, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसे अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। तो जुनिया दोस्तों पूरी तरह से हर फन में माहिर है, और उसने सब तरह की बातें फंसा करके, रूप है उसके पास, सब तरह की बातें फंसा करके उसने गोबर को फंसा लिया है। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह किया कि एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख लें। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज जुदाई में इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े में मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना, तो फिर मैं ना आऊँगा। आना पड़ेगा, नहीं कहे देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी, मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी कि वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। देखिए किस तरह का यहाँ पर चीज़ें हैं। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त देखिए मतलब उस समय की दोस्तों सबसे हाई सोसाइटी का वर्णन प्रेमचंद कर रहे हैं, जो बिल्कुल आज की भी हाई सोसाइटी को जो लांग नहीं पाई है। रौब जमाते फिरते थे, नौकर उजले कुर्ते पहने केसरिया पाग बांधे और मेहमानों मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी। उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं उसका नाम है पंडित ओंकार नाथ। तो देखिए यहाँ पर पंडित ओंकार नाथ के बारे में जानकारी है। खद्दर का कुर्ता पहनते हैं, चप्पल पहने हुए हैं, नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पत्र के संपादक थे, या बिजली पत्र का संपादक कौन था, कैसा पत्र था, दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, अर्धमासिक था। जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पहनते हैं वह तो वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को, महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाने की वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। तो नंबर 1 पे ओंकारनाथ हैं जो बिजली का एक पत्र चलाते हैं। दूसरे हैं कौन? श्याम बिहारी तनखा जो बीमा कंपनी में दलाली करते हैं।
और बैंकों से लोगों को कर्ज दिलवाते हैं। तीसरे हैं मिस्टर मेहता, जो कि यूनिवर्सिटी में क्या हैं, प्रोफेसर हैं फिलोसफी के। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि राय साहब के सहपाठियों में कौन शामिल नहीं है। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे, शगुन के रुपए भेंट करेंगे, रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों को दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दिए हैं और एक गुलाबी मिजई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, एक खुरपी लिए, मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गुरूर से इतना फूल उठाए मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरस्कार से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन, तो कितने रुपए दिए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछने लायक है। 5 रुपये। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। ये जो राय साहब का व्यक्तित्व है, उसी तरह का व्यक्तित्व तो आपके मन्नू भंडारी के, आपके बंटी में दास साहब का भी मन्नू भंडारी जी ने दिखाया है। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है, मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी ख़त्म ना हो, कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ ना समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। तो उनको क्या है, राय साहब की सृजनशीलता पर क्या होता था, थोड़ा शंका होती थी। मिस्टर तनखा इस बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथों में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने कौंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी, उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी ना हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। तो ये यहाँ से कथन है मिस्टर मेहता का है कि मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि आप उन्हें समाज का शाप कहते हैं। फिर आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी यह धारणा है कि कृषकों के साथ में रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने के लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। तो यहाँ पर राय साहब के जो व्यक्तित्व था कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, आदर्श की बातें करते थे, लेकिन जीवन वही था जिसकी वो बुराई करते थे। तो यहीं पर मिस्टर मेहता उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। राय साहब को आघात पहुंचा, वकील के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। तो उन्होंने राय साहब के माध्यम से सब पर ही व्यंग कर दिया था। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे, पर सीधे संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। यदि हम भाई सबको वास्तव में समान समझते हैं
समाज में साम्यवाद यानी कि सबको बराबर लेना चाहते हैं, सबके संग अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, तो उस काम को करें, वरना आदर्शों में बड़ी बड़ी बातें बोलने में कोई मतलब है नहीं। नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ, यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। तो ये कथन आपको पूछा जा सकता है कि मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ, यह तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ, धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। तो मिस्टर मेहता का ये कथन है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है, जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। मैं अपने बखार से अनाज निकाल कर असामियों को खिला देते थे, घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाहों में मदद करते थे, मगर उसी वक्त जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे। उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रही। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फाड़ कर देना लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फाड़ कर देना ना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में जाए जो कुछ करूँ विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ, और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में ना मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो ये क्या है दोस्तों, पहले ही बातचीत कर रहे हैं कि भाई पहले जो हमारे सारे पट्टे क्या हो गए थे, उसके बाद में आज़ादी के बाद में हो गए थे कि भाई अब क्या है, किसी से नजराना नहीं है। पहले तो ये होता था कि तुम भाई जोतो, उसके लिए तुम्हें क्या देनी पड़ती थी, बीज वगैरह देनी पड़ती थी, जो भी है पट्टा लिखवाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं था, जिसका जो खेत हो गया वो हो गई, बंदोबस्त प्रथा है, ठीक है। और राजा वगैरह की जो सारी वो संपत्ति है वो छीन ली गई थी सरकार अपनी। तो उसी की देखिए पहले ही बातचीत कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि जब तक छोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा तब तक इनका ज़्यादा उद्धार नहीं हो सकता है। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का ही एक रूप मात्र समझता हूँ, इनका किला जिनके जितना जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें, यह हास्यास्पद और लज्जास्पद भी है। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ, लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इनका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों की कीमती कीमती डालियां ना दें तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ना पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है।
बाहर से मोटे अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मुहताज। तो यहाँ पर देखिए राय साहब के व्यवहार का एक पक्ष उभर कर के सामने आता है कि वो दूसरा बुराई करे इससे पहले अपनी खुद ही बुराई कर लेते हैं, अपनी, अपने समाज की, अपने जैसे लोगों की, जिससे कि उनका जो आलोचना है दूसरे की नज़र में, उनका जो सम्मान है वो बढ़ जाता है कि ये तो भाई वास्तव में स्वीकार तो कम से कम करता है। मेहता ने ताली बजाकर कहा, डियर हियर, कि हे हियर हियर एंड सुनो, आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आदि भी आपके मस्तिष्क में होती। तो देखिए वही बात मेहता जी ने पकड़ ली है कि आप जबान से जितना बढ़िया बोलते हैं उतना आप मस्तिष्क दिमाग में भी सोचते। खेद यही है, और आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बातें वास्तव में बढ़िया बढ़िया करते हैं लेकिन उनके कार्य हैं वो बहुत खराब होते हैं। खेद यही है कि सब कुछ, और वो ऐसी बातें करते हैं वास्तव में आपको विश्वास दिला देंगे कि वास्तव में ये आदमी तो भाई हो नहीं सकता, लेकिन जब देखेंगे पता नहीं वो अपनी बातों को ही भूल जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे साथ चलाना भी। बुरे कामों में सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कार्यों के लिए सहयोग उतना ही ज़रूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीना हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना ना कीजिए संपादक जी, हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता, समाज व्यक्ति से ही बनता है, व्यक्ति को भूल कर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये कथन भी आपका अच्छा है। संपादक जी को अचंभा हुआ, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के जो प्रगतिशील विचार हैं दोस्तों, उनका जो वाहक है वो मिस्टर मेहता के रूप में हमारे सामने आता है। और जो ये समाजवादी सब बराबर है, सब बराबर दोस्तों नहीं हो सकते। क्यों? मान लीजिए आप पैसे में बराबर कर देंगे तो कलाओं में असमानता रहेगी, कलाओं में कर देंगे किसी ना किसी चीज़ में, रूप में, धन में, रंग में, जाति में, कुछ ना कहीं तो असमानता रहेगी। कभी भी समाज में एक सभी बराबर नहीं हो सकते। मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतर आए। आप इन 20वीं शताब्दी में ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ मानता हूँ, बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ नहीं। जब से मनुष्यों में ममत्व का विकास हुआ तभी से उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो, ईसा सभी समाजों में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उनकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण वह कभी स्थायी ना बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए अब क्या कह रहे हैं मिस्टर मेहता जी, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। कि आदमी को जब अज्ञान होता है तभी वो क्या करता है, आश्चर्य होता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी मैं अहमक नहीं हूँ, अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है, खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को, बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। अब वो क्या कह रहे हैं मेहता जी कि भाई भले ही आप धन में, संपत्ति में सभी लोगों को बराबर कर दें, लेकिन बुद्धि में कैसे बराबर करेंगे, चरित्र में कैसे बराबर करेंगे, रूप को कैसे बराबर करेंगे, प्रतिभा को, बल को कैसे आप बराबर करेंगे, जब यही चीज़, सारी चीज़ें बराबर। धन तो एकमात्र क्या है, एक उसका अंग है, बाह्य अंग है, लेकिन असमानता तो क्या है, अलग अलग चीज़ों पर होती है, जिनके कारण ही वर्तमान में समाज में धन की असमानता, संपत्ति की असमानता हमें देखने को मिलती है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा रूप के चौखटों पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है। मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी राज करती है।
और हमेशा करेगी। तो जिसके पास दोस्तों बुद्धि है, जिसके पास में ताकत है, वो हमेशा से क्या करेगा, राज करेगा। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अपनी तरफ ही वो पल्ला घुमाना चाहते हैं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विश्व होने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक बुद्धि वाले के हाथ में नहीं देंगे तब तक समाज का संचालन कैसे होगा। हम सारे साधु महात्माओं के सामने सिर झुकाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि है, उसने वो सब त्याग दिया है जिसके लिए हम ललायत हैं। उनको हम संपत्ति नहीं देना चाहते। दूसरी मोटर आ पहुंची। मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर, शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर 4 आदमी हो गए। नंबर 1 पे कौन हो गया? ओंकारनाथ हो गया, बिजली पत्र के संपादक हो गए। श्याम बिहारी तनखा हो गए, जो कि क्या करते हैं, बैंकों से क्या दलाली करते हैं। और यहाँ पर तीसरे हो गए बैंक के मैनेजर हैं मिस्टर खन्ना, और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और एक तीसरे चौथे हो गए कौन से? मिस्टर मेहता, जो कि एक यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। 2 देवियाँ भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है, जिसकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। ताल्लुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। अब नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। तो नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा है दोस्तों? यानी पश्चिम से आई है तो आधुनिक फैशन सेशन से लैस है बिल्कुल। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी विशेषता प्रेमचंद ने मिस मालती की नहीं बताई है। तो पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लोभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव मनोद्गारों का कठोर निग्रह है, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप हो गया। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आतंकवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई आपकी जबान बंद हो गई। जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुध ना रहती थी। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुध ना रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? तो यहाँ पर देखिए मिस्टर खन्ना बागी मेहता की भी यहाँ पर कमजोरी है वो बता रहे हैं। मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा मिस्टर मेहता बुरा ना माने तो बता दूं, खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। खन्ना क्या है? मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाएं वहां खन्ना का पहुंचना लाजमी था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा थी, मालती से अधिक वही बोले, उसकी निगाहें अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलोसफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। तो अब्बू मालती कह रही है, जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें कर जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे ज़मीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलोसफी के प्रोफेसर मिस्टर हस्बैंड थे।
खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलोसफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला, बोले आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है किसी फिलोसफर से शादी करूंगी। तो मालती क्या कह रही है कि मैंने फिलोसफर से शादी करने की प्रतिज्ञा कर रखी और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई भी कुछ पूछने के लिए उनसे ऑफिस में चली जाती थी, आप ऐसे घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही ना रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता, उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया। बहन भाई में जो राजमाई होने लगी। आखिर बहन पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलोसफर ना होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सके ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं। हो तो वह सब कुछ, उसे हर एक विद्या हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं? कि भाई आप कामनी खन्ना, आप कुछ ना कुछ क्या करें, लिखिए और मैं उसको छापूंगा, तो ये मेरी क्या है, आपकी सेवा ही होगी। मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी से कभी कभी उनसे मिलाया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच तो यह है कि संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कभी बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं को सोचता ही रही। आपने कभी मिस मालती से लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? तो ये कौन कह रहा है? ओंकार नाथ कह रहे। कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाएगा। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक ना बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस धंधे में, आज इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को भी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। तो ये कथन आपका बढ़िया है। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रहिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र की लाभ की चीज़ बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामनी ने चुटकी ली, लेकिन खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गई। मालती ने उन्हें सदैव नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं।
ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यों वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज्म यानी सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उनकी उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विषय जरा कम दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलने लगें तो सरकारी दावतों में निमंत्रित ना होने लगें तो मुझे जितना चाहें कोसिएगा। तब यही रहीश और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ बोले, अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है। जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। तो ये कथन बहुत अच्छा है दोस्तों। किसका कथन है? दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दम्भ कहती हूँ, आपकी इच्छा। धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर आपके अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब ना था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना ना सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे जो कुछ भी सिद्धांतवादी नहीं है। तो किस तरह कह रही है? मालती भी मेहता की तरह पिता बात कर रही है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का ना होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। तो ये किसका कथन है? मेहता का कथन है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं। एक और मैं भी फिलोसफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलोसफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलोसफी में दखल है? मैं तो समझती था बहुत पहले अपनी फिलोसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर ना होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलोसफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ। फिलोसफर अगर मुंह पर विजय ना पा सके तो फिलोसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलोसफर ना ठहरें। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि आदमी भी उसी दशा में फलें फूलें जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं है, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं, अगर वह साधन जुटा दें जिनसे मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समष्टिवादी थे, व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शबाब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलोसफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या ना करता। जब आप अपना जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है
तो ये कौन कह रहे हैं? ओंकारनाथ कह रहे हैं कि जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने इतने संकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। देखिए क्या कह रहे हैं कि ओपन मैरिज में क्या है, ये विश्वास रखते हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, निसंकोच भाव से, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुक्त भोग, यानी कि शादी में जो भोग है वो तो क्या है, बंधन में पड़ जाना है। तो मुक्त जो भोग है वो आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। तो ये कथन किसका है? मेहता का कथन है। खन्ना ने इसका समर्थन किया, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। मालती ने चोटी पकड़ी तो मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल तो पास तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामनी ने मालती की ओर, देखिए प्रेमचंद जिस समय तक लिख रहे हैं उस समय तलाक का बिल है वो पास नहीं हुआ था। शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामनी ने मालती की ओर विश्वरी आंखों से देखा और मुंह से कोड़ लिया, मानो कह रही हूँ खन्ना तुम्हें मुबारक हो, मुझे परवाह है नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें उड़ेल देते थे। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूँ। देखिए कितना शानदार कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूँ, उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, वैवाहिक जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से तो विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकटता। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, और यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे। और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरों में गए, कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद नहीं था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए, और कामनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम ना थी। शराब भी थी, मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर से खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते, कोफ्ते, कबाब और पुलाव, मुर्गे, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिससे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें वहां बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अजी और कुछ ना सही तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद, यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्ठे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसेरे में ठीक का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आसनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा, सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट था, सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ।
महात्मा जी ने उन्हें सब जवाब दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देव के कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से, कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। तो यहाँ पर देखिए पांचवा आदमी आता है, कौन? मिर्जा खुर्शीद, जिसकी जूतों की दुकान है। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचे दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दिन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है जब आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। मालती से कह रहे हैं। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की थैली। हुश, 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा आप खुद अपनी फीस बताइए। 1000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला, उसे दिखाते हुए खड़े हुए, भाइयों यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश ना पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। अगर मेरे पास 50 रुपये होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जमा मर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ है सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दें। आपको अपने इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा ने हरेक की जेब तलाश शुरू की। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 5 रुपये निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 5 रुपये। लाहौल बिला कुवत कहाँ है मेहता? आज जरा सा मिस्टर खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लिए जाएं। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास 1 पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं उनसे जाकर पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता। आप फिलोसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भद्द ना कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। जब उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहका मारा, जेब से 100-100 के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा दिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद क्यों ना हो, फिलोसफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों की आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोले, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हों तो 500 रुपये देकर के 1000 की चीज़ ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 500 नोट निकाल कर दे दिए। बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालक है। खुर्शीद ने घाप पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ ना बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती के ही हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के तो पास है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए शर्मा जी, तबेले में लती हाउस अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी।
मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता जी की जेब से केवल अठन्नी निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ में पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे, जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं अपने का सम्मान बढ़ा रही हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ ना समझें, आपकी शोभा भी नहीं देता, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य ना समझें, लेकिन वह समय दूर नहीं, मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह है आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहा सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए, तो एक देहा सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसमें आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यों वे कभी कभी आम जलसों में बोलते थे, कई सभाओं के मंत्री उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह कभी किसी तरह न मिल पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थान्धता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर थी, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे। इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज स्वाधीन भारत हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। तो ये सारे पत्रों के नाम हैं। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नज़रों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की है अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपने जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है, प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती से किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। तो ये किसका है दोस्तों? संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया। अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है, 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरेरी सी उठ रही थी उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आप बड़े से बड़ा दुश्मन भी ये नहीं कह सकता। आप अपना फर्ज निभाने अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोली, शराब कुछ कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता ना समझते तो ना यह सभा स्थापित होती और ना आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं, सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है हर एक नगर गांव में उसका प्रचार प्रसार किया जावे।
प्रांत की भी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियाँ भी ले ली तो 25,000 प्रतियाँ तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की ये सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए, प्रत्येक गाँव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा की कलंक की बात है कि रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि मैं ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं मासे तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता का धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको ना खर्च से मतलब, ना प्रोपेगेंडा, ना दौड़ धूप से। ओंकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ ना लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है। इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को तिलांजलि दे देना चाहिए। हम में से आज कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरवाद के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं। जिस सभा के सभापति पूज्य ओकारनाथ जी जैसे विशाल हृदय के व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का, जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ने में, शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की सहदाई बजा दी। दुष्ट, कहीं गड़े मुर्देदा उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर कौन वह भद्र पुरुष है जो इनकार कर देगा? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नैन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्यारे और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दे दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन में कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कम मिला था। उनकी जीविका पोथी
पत्रों पर थी शराब, लाते कहाँ से, पीते भी जाते कहाँ, पीते भी तो जाते कहाँ। फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है, समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिर उधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राज तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं। उन्होंने गिलास ले लिया और सर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गई। तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आ गया। क्या समझते हैं मैं निरापोंगा पंडित हूँ? आप मुझे दम्भी पोंगी पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसे शोरगुल मचा के कुछ ना पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह कहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का गढ़ा, फोड़ दिया। ओंकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उसकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं एक एक हजार धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कह कहो से हाल गूंज उठा, संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुक पड़ती थीं। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कशीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं। चारों तरफ से आवाज़ें आईं, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे, उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी, उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा कि वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुधि ही ना रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। ना जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी, कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा, तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्योंकि बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, हम किसी साले को दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम सबका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला, कोशियां हटाकर वहीं जमीन पर लेटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रगे देगा और ऐसा रगे देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पांडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे, कई हुक्काम भी पांडाल में आ चुके थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे। सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला चोगा कुर्ता, पैरों में शलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी, कुला है, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रहे, कमर में तलवार बांधे ना जाने किधर से आ खड़ा हो गया।
और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा 7 का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वो हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध से भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है? यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता, साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोले, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 25 जवान है, हमारा आदमी रुपये तहसील कर लाता था 1000, वह तुम लूट लिया और कहता हो वह कैसा डाका? अब बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 25 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा कि कहाँ जाता तुम, कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबके कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता, पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, हमारा अपना काउंसिल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट सकता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। बिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए नहीं, हम तुमको उठा ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। यूँ तो हमको 1000 या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा आशिक हो गया। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस तरह 25 जवान हैं, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है, हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीला में 10,000 सिपाही हैं, हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है, अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा, तुम्हारे मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ़ आता है, आनंद आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पंडलियाँ काँप रही थी। बेचारे चोट चपेट के वैसे एक मंजिले बंगले में रहते थे, जीने पर चढ़ना उनके लिए शूली पर चढ़ने से कम ना था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था, वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी चींचपण किया, इसने बंदूक चलाई, होश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पीट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया, जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया, हम कोई चोर डाकू नहीं है, मैं यहाँ की कौंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा, आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटके पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बकबक करो, काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है, हम खुदा ताला के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब को इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की दो नली देकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कही जाता है कि तुमने हमारा रुपये लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष युद्ध देखने में मगन थे। जमींदारों के नौकर यूँ भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 दफा न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल उठ जाते। कितना गुस्से पर है, होते भी तो जल्लाद है ना, मरने का गम न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर पर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने
मालती की ओर देखा। देवी जी अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इस बेइज्जती हो रही है, आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते को जड्ड पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी, मर जाने का जितना आसान समझती हैं और लोग ना समझते थे, मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फैर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा, बहुत होगा। पुलिस उसे फांसी की सजा देगी, वह भी क्या ठीक? एक बड़ी कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा, राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे उल्टे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था, अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है कि बिना दो एक खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी आप तो हमें ऐसी लताड़ रही है मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मुआवला है, आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी तो आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब आप सभी इन सबों को मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फैर करना शुरू कर देगा, फिर किसी को जिंदा ना छोड़ेगा। इनका निशाना बेख्ता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का 12-13 करके घर जाने का शब्द देख रहे थे, यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना ने बताया। 1000 ही की बात है और रुपए मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं ना समझती थी। मैं भी यह ना समझता था कि आपको इतने रुपए प्यारे हों, वो अभी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का भी अपमान देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच ना करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर से यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकाल कर हम तुमको एक लम्हा और देता है, अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों में रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक नहीं है, सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने पे खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मुझी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, याचना की हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब ने तत्कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ हो रहा है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इस जालमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लाल सा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था। उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच में रहकर उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच में रहकर उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था।
जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खां साहब के ही सामने निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकता। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अपने ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो जाकर देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मालिक को बुलाए हुए अफसर खोज रहा था और यूं ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया। मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जाओ, सिपाहियों को बुला, जा दौड़ा। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सूअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायरना था, मरना और मारना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर। तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ रहे और लगे पस्तों में गालियां देने। होरी उनकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर से मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता है। वही। लोगों ने चारों तरफ मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले मिलता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था। मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बेरुपयापन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिएगा। तो ये हमारे दोस्तों पांचवा और छठवां पार्ट है। इसकी जो समरी है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, आपको पसंद आई होगी। और थोड़ा सा यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगी हो तो थोड़ी सी स्लो कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।